Hello students of class 9, now the part 2 of the work energy. In the part 1, we have discussed the work done, formulation of the work done, types of the work done. Okay, now the part 2 continue of the work done. What is the unit of the work done? Unit of work done. We know work done is equal to F as cos theta. That's the basic formula. The unit of force is Newton and unit of displacement is meter. And cos theta is having no unit because it is the ratio of the two sides. So work done is having the unit Newton meter, or this Newton meter is also known as joule. Symbol is joule, J. Right. Now this is your one. As a unit of work done, that is joule. The bigger unit is also there. 1 kilojoule, 1 megajoule. 1 kilojoule means 1 10 to the power 3 joule. 1 mega means 10 to the power 6 joule. Bigger unit of the work done. Work done and energy is having the same unit. You remember. Now come on to the basic question based on the work done. Numerical. Two basic questions, numerical. Number one, it is better to note down, a man lifts a load of 20 kg from the ground and put it on his head. मतलब क्या है? एक आदमी है, देखिए ये न्यूमेरिकल है, 1.4 kg का आदमी है और वो क्या किया? 20 kg का लोड अपने सिर पर रखा. कितना? 20 kg. ठीक है, मतलब हाइट कितना? 1.4 मीटर अब द ग्राउंड. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन. ये ग्राउंड है. कैलकुलेट द वर्क डन. ये आदमी कितना काम किया? ऐसे करके लोड को सबने सिर में रखा. ये 20 kg कितना काम किया अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो वर्क डन सॉल्यूशन क्या होगा? वर्क डन का एनर्जी कितना स्पेंड हुआ? F as cos theta, basic formula. Now this particular man is using the muscular power to lift it, so he is applying the force in the upward direction and upward direction, and the load is having the load means the weight of this particular object or the heavy energy. S is your height. कितना हाइट है? 1.4 इतना मीटर इंटू कॉस थीटा. अब यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये को देखना है कॉस थीटा का वैल्यू. अगर हम लोग जीरो लेते हैं, जीरो कब ले रहे हैं? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तब एंगल कितना? जीरो. कॉस 0 1. अगर हम ऐसा लेते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा? मास 20 kg इंटू 9.8 इंटू 1.4. इतना कर देंगे. इतना जूल आंसर. इतना जूल क्या हुआ? आंसर. अब ये क्या हुआ? वर्क डन बाय द मैन, वर्क डन बाय द मस्कुलर पावर ऑफ मैन. अब अगर इसी चीज को हम लोग ऐसा करें, इसी चीज को, सेम चीज को, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रहा है? यहां पर ऐसे था. अगर यहां का फोर्स हम लोग ये डायरेक्शन में लेते हैं सब वेट, और ये आदमी और जो लोड है ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, फोर्स इधर लगा, तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ये 180 डिग्री. तब इस केस में वर्क डन हो जाएगा F as cos 180 डिग्री. cos है तो cos 180 हो गया -1, तो निगेटिव हो गया. तो इनफैक्ट अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, अगर वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है
तो हम लोग कितना एनर्जी स्टोर, ये रिलेटिव मीन्स कितना एनर्जी स्पेंड हुआ ये आदमी द्वारा, ये कुली या जो भी आदमी है उसके द्वारा। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। इसी तरह से न्यूमेरिकल बनता है सिंपल। नाउ कम ऑन टू द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एनर्जी। अनदर टॉपिक इज योर एनर्जी। Energy. The capacity or ability to do work is energy. Energy is not having a different idea or the concept, but rather energy and the work done both are similar, or we can say the two faces of the same coin. Energy और work done कोई अलग सा चीज नहीं है, नाम अलग है। तो एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज योर एनर्जी। Any object is able to do work is an energy. It is measured by the work done. मेजर कैसे करते हैं? वर्क डन से, कितना वर्क किया। अगर हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो मेरे में ज्यादा एनर्जी है, अगर हम कम वर्क कर रहे हैं तो मीन्स वर्क कम है। सो एनर्जी और एनर्जी कम है। तो एनर्जी इज योर एबिलिटी टू डू वर्क। और एफिशिएंसी टू डू वर्क। अब अगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज वर्क, कोई एक ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज वर्क इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारा एनर्जी कम हो जाएगा। व्हेन वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, अगर ये वर्क कर रहा है तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर आगे चलकर हायर क्लास में आएगा, अगर इस पर काम हो रहा है, अगर वर्क डन जैसे फ्रिज में अगर इस पर काम हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। ये दो पॉइंट याद रखने वाली बात है। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। अब एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है। जो वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी एंड द वर्क डन दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मींस इसमें केवल क्या रहता है? मैग्नीट्यूड, वैल्यू, डायरेक्शन नहीं रहता। क्या हम एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, किस डायरेक्शन, ऐसा नहीं। एनर्जी एंड द वर्क बोथ आर द स्केलर क्वांटिटी, राइट? And the unit of energy is also same, joule. There are different forms of energy: kinetic energy, potential energy, electrical energy, electromagnetic energy, solar energy, nuclear energy. There are different forms of energy are there. So directly, whatever the topic given in your book, we come on to that particular topic. रिगार्डिंग एनर्जी क्या क्या टॉपिक तुम लोग पढ़ना। पहला चीज है एनर्जी में पहले तो बेसिक फंडामेंटल मालूम होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर दैट है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। के मींस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मींस पी। वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द शॉर्ट। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इफ यू आर गोइंग टू ऐड इट, it will become mechanical energy. Mechanical energy. Right. Now first we are going to discuss the kinetic energy. Kinetic energy. First we are going to discuss the kinetic energy. What is this kinetic energy? Kinetic, from the word itself clear, kinetic means movement और मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? A moving body is capable of doing some work because of that energy. So energy possessed by an object due to its motion is the kinetic energy.
क्या बोलेंगे? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी which it possesses by virtue of its motion। मतलब मोशन के चलते अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये मूव तभी करेगा जब उसमें एनर्जी होगी। तो किस एनर्जी से वो मूव कर रहा है, दैट इज द काइनेटिक, राइट? एंड ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यू रिमेंबर, ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट possess काइनेटिक एनर्जी। जितना तरह का मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग साइकिल, मूविंग बाइसाइकिल, मूविंग कार, एक्सेट्रा। अब हम लोग आएंगे कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, कैसे हम डिफाइन करें, कैसे उसका फॉर्मुलेशन करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इट्स एक्सप्रेशन, फॉर्मूला इसको करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कार, एंड कार इज मूविंग इन द स्पेस, कार इज मूविंग, कार है, हो जाएगा। ये कार है, इसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी, यही मास m है कार का, इसी कार की वेलोसिटी हो गई ना v मीटर पर सेकेंड, फाइनल हो गया। ये u से v जाने में इसको टाइम कितना लगा? तो डेफिनेटली अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड, एंड वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड द एक्सेलरेशन इज एज्यूम स्मॉल ए, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा, इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग मान लेते हैं s। s क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, दैट इट शुड बी क्लियर। फिर हम बता रहे हैं कार मास इसका कितना था m, इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। ये इस स्पीड से कार जा रही है और कुछ देर के बाद, t समय के बाद इसकी वेलोसिटी हो गया कितना? v मीटर पर सेकंड। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लेते हैं s, t टाइम में u से v में वेलोसिटी चेंज हुई। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी है बिकॉज़ ऑफ दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल u, ठीक है। अब हमको निकालना क्या? वर्क डन। क्यों वर्क डन? क्योंकि वर्क डन ये मेरा एनर्जी है, वर्क डन इज द सेम एज एनर्जी। सो f डॉट s इनटू cos थीटा और f s cos थीटा। मास f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हम लेंगे a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना? a, s डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। ऑब्जेक्ट में इस और ही फोर्स लग रहा है, इसलिए इधर जा रहे हैं, फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। तो एंगल कितना होगा? 0, इसीलिए cos 0। तो cos 0 कितना होता है? 1 m into a s, राइट। अब एक्सेलरेशन किसको हम दे सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1। Now, as A is very important stuff, A is your uniformly accelerated motion or uniformly acceleration. So, from the equation of motion, हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a into s, राइट। जहाँ v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a is a uniform acceleration and s is your displacement। इसका यहां से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में देंगे।
एक मिनट इसको निकाल देते हैं यहां पर। इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू ए। एक जगह ये वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s इंटू s। ये s कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली कितना आया? mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन m स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मींस ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुआ, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन u इक्वल 0, तो हम लोग ये टर्म चला जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ mv स्क्वायर। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये टर्म को काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया हाफ mv स्क्वायर। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अब इस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। देन कम्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर काइनेटिक एनर्जी now comes the second point is your second type of energy, potential energy। अगर मान लीजिए यहां पर फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं फोर्स लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो हो क्या रहा है? इसमें इसका शेप चेंज हो रहा है या पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका शेप मान लीजिए, शेप इसका ऐसा हो गया, शेप चेंज हो गया, तो चेंजेस द शेप और पोजीशन। अगर शेप और पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे इसका, ये मूव नहीं कर रहा था लेकिन शेप और शेप इसका चेंज हो गया या पोजीशन चेंज हो गया आपके रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे एनर्जी कहां गया? ये फोर्स दैट इज स्टोर्ड इन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहां ये देखिए स्ट्रिंग रबर, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में हम अप्लाई किए फोर्स। अब देखिए इलॉन्गेशन फोर्स हम अप्लाई किया, लेकिन ये मूव, ऐसा नहीं कि मूव हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? इसका शेप चेंज हो रहा है। या टेनिस बॉल अगर है उसको स्क्वीज किए, वो मूव नहीं कर रहा लेकिन उसका शेप चेंज हो रहा है। तो उसमें जैसे डिफॉर्म पोजीशन आ गया, चाहे डिफॉर्म ये रबर बैंड में हो या टेनिस बॉल में, डिफॉर्म पोजीशन आ गया तो कौन सा एनर्जी स्टोर्ड हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दो तरह, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आज के रिस्पेक्ट में हम लोग ये करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मान लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ। इस पर फोर्स लगा, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया h हाइट, तो इसमें एनर्जी कितना स्टोर हो गया? दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द डस्टर इज योर पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो अब इसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। सिंपल एक्सप्रेशन है, देखिए यहां देखिए, अच्छा यहीं पर
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान लेते हैं यहाँ बॉल है आपके सरफेस पर और इस बॉल को या स्टोन है यहाँ पर ये बॉल है, इसको हम ऐसे करके लिफ्ट करके यहाँ पर रख देंगे बॉल को। इसका मास m है एंड h हाइट पर हम इसको लेके गए। तो हमको क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मतलब है आपको बॉल का निकालना F S cos थीटा। F इस ऑब्जेक्ट में कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वेट जो है इनटू S। S मींस कितना डिस्प्लेस हुआ? h हाइट इनटू cos। अब देखिए cos का एंगल कितना होगा? फोर्स इस पर, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स किधर लग रहा था? फोर्स, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है। तो फोर्स अगर नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री अगर करेंगे तो cos 180 माइनस 1 होता है, तो अल्टीमेटली कितना होगा? -m into g into h। दैट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव क्यों है? what the meaning of this negative? The energy is stored in the object। एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो गया, इसीलिए नेगेटिव आया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो वैल्यू m into g into h। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। एक होता है दूसरा सेकंड टाइप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्लास 11 में है, क्लास 9 में इसकी जरूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं बैलेंस व्हील है या फिर कोई स्प्रिंग है, यहाँ स्प्रिंग है, इसका एक एंड यहाँ पर फिक्स है, जिसको हम यहाँ पर फोर्स लगाए, ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x हुआ। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी स्प्रिंग या रबर बैंड, अगर इसका फोर्स कांस्टेंट मालूम है तो इसका वैल्यू होता है ½ kx²। याद रखिए क्लास 11 में जब आप जाइएगा तो और ज्यादा डिटेल पढ़ना होगा 11 में। याद रखने वाली बात है आपको, योर स्टैंडर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ½ kx², वेयर k इज द फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको और फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। फोर्स कांस्टेंट, राइट। ये हालांकि क्लास 9 में आपको इस पर बेस क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन याद रखने वाली बात है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ½ kx²। इतना एनर्जी स्टोर हो जाती है इसमें स्प्रिंग। एक लास्ट पॉइंट इस टॉपिक में। तो अभी तक हम लोग क्या देखें? अभी तक हम लोग काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखे, कितना हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है यूजुअली एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का क्या रिलेशन होता है? तो बिल्कुल सिंपल है इसका रिलेशन। हम लोग काइनेटिक एनर्जी का अभी एक्सप्रेशन पढ़े कि ½ mv², ठीक है। हम काइनेटिक एनर्जी को k से रिप्रेजेंट करते हैं। So how we are going to write it? K is equal to, we can write ½ mv² into m by m. There is no difference. If I am going to multiply and divide by the same term, it makes no difference. So ultimately what happens? M and m², v² by twice m, right? Ultimately k
2m is there, so ultimately 2mk is equal to m square v square. We can write mv whole square, that is your momentum e square. So P is equal to under root 2mk. That is the relation between linear momentum and the kinetic energy. P, linear momentum is equal to under root twice m k. K is the kinetic energy. Right? This is a relation, very important. So in the next video we are going to discuss some numerical as well as the transformation of energy and the power. Okay, thank you.